एक सभ्य घर की लड़की पढ़ाई करने नहीं जाती है, क्योंकि अगर तू पढ़ाई करने जाएगी वहां पे चार लड़कों से मिलेगी, बातचीत करेगी, और जब तू थोड़ी जवान हो जाएगी तो चक्कर चलाएगी। इससे बेहतर है घर का काम कर, सारी चीजें सीख और सही उम्र में शादी करके चले जा। नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया बहुत ही फास्ट आगे बढ़ रही है। दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से लोगों की सोच भी बदल रही है। पहले लोग सोचते थे कि हम जितना हो सके पढ़ लिख लें, पढ़ लिख कर हम बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, समाज में हमारी कितनी इज्जत हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग बदल चुकी है। लोग कहते हैं कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टैलेंट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ टैलेंट, और बिना एजुकेशन की मदद से हम लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि अब सचमुच में एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? आज की दुनिया में अगर सक्सेस पाना है तो क्या एजुकेशन एक बहुत बड़ी रुकावट है? आइए इस चीज को थोड़ी डीप में समझते हैं। जो लोग ये कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सबसे पहले जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एजुकेशन के इंपॉर्टेंस कई बार लड़कों के नज़रियों से अलग होते हैं और लड़कियों के नज़रिए से अलग होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई आज के ज़माने में भी तू ऐसी बात कर रहा है, लेकिन ज़रा रुकिए, आप अपनी नज़रिए से नहीं बल्कि ऐसे लोगों के नज़रिए से देखें जो आज भी लड़कों और लड़कियों में भेदभाव रखते हैं। आज हम समाज के उस हिस्से की बात करने वाले हैं जिस हिस्से में आज भी अगर लड़की पैदा हो जाए तो शोक मनाया जाता है, और लड़के पैदा हो जाए तो घर पे दिवाली जैसा सेलिब्रेशन हो जाता है। दरअसल वही लोग कहते हैं कि लड़के को पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा आदमी बनाओ क्योंकि उसे परिवार चलाना होता है, और लड़की को काम काज सिखाओ क्योंकि आगे चल के सिर्फ और सिर्फ उसे चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं, बल्कि आजकल के मॉडर्न लड़के भी आपस में ये बात करते हैं, ये पढ़ाई करके क्या होगा, किसी के अंडर में नौकरी ही तो मिलेगी, 9 से 5 की एक मीडियोकर जॉब ही तो करेंगे, इसलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लड़के लिटरली आज के टाइम पे ये बात करते हैं। लेकिन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि उसे किसी भी भाषा में किस तरीके से बात करना है, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दोनों की लाइफ में बराबर ही होती है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब अगर हर व्यक्ति ये सोच रखने लगे कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, अपना स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे, उससे ज़्यादा बड़े आदमी, अमीर आदमी बनेंगे, तो ज़रा ये बताइए, अगर आप टेक्नोलॉजी के प्रति इतना ज़्यादा जुड़े नहीं रहेंगे तो तरक्की कैसे कर पाएंगे? हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी आज इतनी बूम करके आगे बढ़ रहा है कि आप अगर आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और साइंस से नहीं जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए आप सक्सेस की रेस का हिस्सा ही नहीं है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को यह भी बहुत अच्छे से पता रहता है कि हमारी फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, हमें क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना चाहिए, ये पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल कोई व्यक्ति जीता है तो उससे ज़्यादा वेल्दी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो हम ना जाने कितने ज़माने से सुनते आ रहे हैं। साथ ही साथ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे अपना पैसा किस दिशा में इन्वेस्ट करना है ताकि उसका लाइफ, उसकी फैमिली सब कुछ स्टेबल रह सके। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेबल भी होता है एज कंपेयर टू एक अनपढ़ व्यक्ति। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत सारे लोग लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आगे चल के उनको करना ही क्या है, चूल्हा चौका ही तो संभालना है, तो पढ़ाई लिखाई बंद करवाओ, सिर्फ और सिर्फ उनसे घर के काम करवाओ, सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाओ, खाना कैसे बनाते हैं सिखाओ, बर्तन कैसे धोते, कपड़े कैसे धोते हैं। और घर परिवार वालों को लगता है कि अगर एक लड़की को ये सब कुछ करना आता है तो लड़की आगे चल के परिवार अच्छा संभाल सकती है, सेटल अच्छी हो सकती है, और उसे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आज की इस कहानी के जरिए हम ये सारी सोच को बदलने वाले हैं, क्योंकि ये जो कहानी है एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि मेरे बहुत ही खास पहचान वाली एक लड़की के साथ घटी। और इस कदर से घटी कि उसी कहानी जब आज भी मैं इमेजिन करता हूँ तो मुझे इतना दुख होता है कि आज का ज़माना जो हम 2025 में जी रहे हैं, लोग अभी भी ऐसी सोच रखते हैं। तो इस सब की शुरुआत 2025 में नहीं हुई थी, बल्कि ये सब की शुरुआत आज से काफ़ी साल पहले हुई थी। कहानी के फ्लो में आप समझ जाएंगे कि उस लड़की को मैं कैसे जानता हूँ, कैसे ये कहानी मुझसे क्लोज है, और क्यों मैं आज प्रेरित हुआ इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। इस लड़की का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव के एक छोटे से परिवार में होता है। इस परिवार में गीता नाम की ये लड़की, उसके 2 बड़े भाई और उसके माता पिता रहते थे। जब वो लड़की 5-6 साल की ही हुई थी
तब वो समझने लगी थी कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे दोनों भैया जाते हैं, मुझे पढ़ना अलाउ नहीं है। 5-6 साल की उम्र से ही लड़की के माता पिता दोनों ही उससे घर के छोटे मोटे काम करवाना शुरू कर दिए थे और 10 साल की होते तक लड़की को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिए थे कि अब वो घर का खाना भी बनाती थी और झाड़ू पोछा भी कई बार करती थी। 11-12 साल की उम्र में वो इतनी दुनिया समझने लगी थी कि उसको पता चल गया था कि मेरे भैया लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेरी कुछ सहेलियां लोग भी स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है। पढ़ाई करेंगे तो समाज में इज्जत होगी, लोग आपके बारे में बात करेंगे। ये बात वो लड़की 12 साल की उम्र होते होते तक समझ चुकी थी, क्योंकि घर में जो भी रिश्तेदार आते थे, मोहल्ले पड़ोस के लोग आते थे, उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे, उसको भाव नहीं देते थे और उसको पागल पागल कह के धुतकार देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसे दुनियादारी इतनी नहीं समझती थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसका नाम किसी स्कूल में लिखा ही नहीं थे, उसको पढ़ा ही नहीं रहे थे। 12-13 साल की उम्र में पहली बार गीता ने अपने दोनों भैया से कही थी कि भैया मुझे आप लोगों के जैसे स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करना है, मेरी कुछ सहेलियां भी जाती है जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत खेलती हूँ। तो इसके दोनों भाई उसी दिन उसको जवाब देते हैं कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, झाड़ू पोछा ही तो तुझे अपने पति के घर पर जाकर करना है। पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक लड़के के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपना परिवार चलाना होता है, हमें दुनियादारी सीखनी होती है, दुनियादारी चलानी होती है। चल हट, आज के बाद से स्कूल जाने की बात मत करना, अच्छे घर की बच्चियां पढ़ाई नहीं करती है। सोचिए, दो छोटे लड़के इस तरह की बात कर रहे हैं अपनी एक छोटी बहन से। उस समय लड़की को बहुत बुरा लगा। गीता रोते रोते अपने पापा के पास जाती है और कहती है, बाबा बाबा मुझे भी पढ़ाई करनी है, जिस तरीके से दोनों भैया स्कूल जाते हैं, मेरा भी नाम स्कूल में लिखाओ। तो उस समय उसके पिताजी ने उसको एक चाटा धर दिए और कहे कि आज कह दी, आज के बाद मत कहना, एक सभ्य घर की लड़की पढ़ाई करने नहीं जाती है, क्योंकि अगर तू पढ़ाई करने जाएगी वहां पे 4 लड़कों से मिलेगी, बातचीत करेगी और जब तू थोड़ी जवान हो जाएगी तो चक्कर चलाएगी। इससे बेहतर है घर का काम कर, सारी चीजें सीख और सही उम्र में शादी करके चले जा। उसे उस समय बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने जितनी भी लड़कियों को देखी थी जो स्कूल जाती थी, उसके गांव की भी, वो बड़े बड़े आलीशान घरों में रहती थी, आलीशान घरों की बच्चियां थी वो क्या सभ्य घर नहीं थे? इसके मन में ये प्रश्न आया, ये सोचने लगी कि सही कौन है, मेरे पिताजी या फिर उन बच्चियों के पिताजी जो उनको स्कूल भेजते हैं। खैर, धीरे धीरे करके समय बीता और जब ये 16-17 साल की हुई तब ये बहुत अच्छे से जान गई थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं और मैं समाज में उतनी नाक उठा के नहीं जी पाऊंगी जितनी नाक उठा के मोहल्ले पड़ोस की दूसरी लड़कियां या फिर मेरे दोनों भाई जी पाएंगे। 17 साल की उम्र होते तक उसने घर का काफी ज्यादा टॉर्चर झेल लिया था। काम में थोड़ी बहुत भी गलती ऊंच नीच हो जाती थी तो माता पिता उसकी पिटाई लगा देते थे, ये कह के कि तू ससुराल में भी ऐसे हमारा नाक गिराने का काम करेगी। उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसलिए वो किसी को ठीक से फेस भी नहीं कर पाती थी। वो सिर्फ दुख में जिए जा रही थी और ये प्रे कर रही थी कि जिस चीज़ के लिए मैं पैदा हुई हूँ वो हो ही जाए, मेरी शादी हो जाए और मैं अपने ससुराल में चले ही जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे माता पिता तो मेरे साथ एक बोझ की तरह व्यवहार कर रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक। और उसी समय उसे घर पर एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़का अच्छा खासा था, पढ़ा लिखा, फार्मेसी का डिप्लोमा किया हुआ था और एक शहर के एक मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ बेचने का काम करता था। मेडिकल स्टोर तो उसकी नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पे सेल्समैनशिप करता था, मतलब जैसे दवाइयाँ निकालने वाला एक लड़का होता है ना, वैसा ये था। और इसका ड्रीम था कि मैं थोड़े बहुत पैसे कमाऊँ और अपनी खुद की दुकान खोल लूँ, क्योंकि इसने फार्मेसी किया हुआ था और इसके लिए पॉसिबल भी था। लड़का इस लड़की के लिए शादी के लिए रिश्ता इसलिए भेजा था क्योंकि लड़की जवान थी और ऑब्वियसली इन लोगों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए सब भी ही होगी। दूसरे लड़कों की नज़र इसके ऊपर नहीं पड़ी होगी और इसने भी कभी किसी लड़के से बात नहीं करी होगी। शादी की डेट निकलती है और शादी हो भी जाती है। अब लड़की अपने गांव को छोड़कर अपने पति के गांव जा चुकी थी। उसे घर परिवार में उन सारे लोगों को संभालने का काम करने लगी थी। फर्क कुछ नहीं हुआ था, एक घर से दूसरा घर ही बदला था। वो पहले भी अपने घर में एक नौकरों की तरह लाइफ बिता रही थी और अब भी अपने ससुराल वाले घर में एक नौकर की तरह जिंदगी बिता रही है। बल्कि अब लाइफ और भी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, क्योंकि आए दिन
उसका पति दिनेश उसे ताना मारते रहता है कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तुझे पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, तुझे उठने बैठने का ढंग नहीं है, तू किसी से ढंग से बात क्यों नहीं कर पाती है, तेरी लैंग्वेज किस प्रकार की है। मतलब आए दिन उसका पति उसको ताने देते रहता था, क्योंकि उसका पति एक शहर में मेडिकल स्टोर में काम करता था। वो शहरी पढ़ी लिखी लड़कियों को देखता था और उनके प्रति आकर्षण फील करता था, लेकिन वो चाह के भी इन शहरी लड़कियों से शादी नहीं करता, क्योंकि उसकी सोच भी लड़की के माता पिता की तरह ही सोच थी, जो लोग सोचते थे कि एक अच्छी लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है, एक अच्छी लड़की जीन्स टॉप नहीं पहनती है। खैर धीरे धीरे करके समय बीतता है और गीता यहाँ पर भी एडजस्ट होने लगती है। अब गीता प्रेग्नेंट हो जाती है और अब पहले तो थोड़ा बहुत 1-आध% का अट्रैक्शन कभी आया भी होगा इसको अपनी पत्नी के प्रति, दिनेश को अपनी पत्नी गीता के प्रति, लेकिन अब प्रेगनेंसी के बाद जब प्रेगनेंसी 6-7 महीने की हो जाती है तो वो उससे घिन खाने लगता है। दिनेश अब अपनी पत्नी से इतना घिन खाने लगा है कि उसको नौकर घोषित कर दिया है घर की। अब दिनेश को अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, अब वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता और उसकी तरफ देखता भी नहीं है। जब इसकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना लगा होगा तो दिनेश उसके पास आता है और कहता है कि मैं बहुत ज़रूरी काम से एक शहर जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ा काम है, अगर वो काम हो जाता है तो मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा और तुझे भी शहर लेके जाऊँगा और फिर सब कुछ बदल जाएगा। मैं भी देख रहा हूँ जब से तेरी शादी हुई है तो मेरे घर पर आई है, अब अच्छी लाइफ नहीं जी रही है, तो नौकरों की तरह रहती है, प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मैं अपने बच्चे के लिए, जो हमारा बच्चा होने वाला है, उसके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए शहर में जा रहा हूँ और तुझे अभी नहीं बताऊँगा, मैं लौट के ही बताऊँगा, एक बहुत बड़ी चीज़ हाथ लगने वाली है। आज पहली बार इस लड़की को, गीता को, ज़िंदगी में खुशी हुई थी। जब से वो पैदा हुई थी ना, तब से आज पहली बार उसको खुशी हुई, क्योंकि उसके पति ने उससे इस तरीके से बात किया था। कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। आज गीता को अपने पति की इन बातों में तिनका दिखाई दिया था। वो खुश थी, खुशी खुशी अपने पति दिनेश का डब्बा पैक करती है, बैग पैक करती है और वो शहर की तरफ निकल जाता है। धीरे धीरे करके 1 हफ्ते बीत जाते हैं, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और फिर काफ़ी समय। जब कभी भी गीता अपने पति के बारे में अपने सास ससुर से पूछती तो सास ससुर तो उसके ऊपर हाथ भी उठा देते थे। बच्चे का जन्म हो चुका था और अब ये बच्चा भी अपनी माँ की तरह ही स्ट्रगल करने लगा था, क्योंकि ये बच्चा कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। और अब गीता के ससुराल वाले उसे पहले तो ताना मारते ही थे कि तूने कुछ दहेज वहेज लेकर नहीं आई, अब ये ताना भी मारने लगे कि तू मनहूस एक लड़की को पैदा करी है। यहाँ पे गीता जब भी कहती थी कि मेरे पति से मेरी एक बार फ़ोन में बात करा दो, तो कोई भी उसकी बात उसके पति से नहीं कराते थे। शायद गीता के सास ससुर बहुत अच्छे से जानते थे कि गीता का पति अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन वो गीता को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि बता देते तो ये फ्री फोकट की जो नौकर इनको मिली हुई थी वो तो चली जाती ना। गीता ने अपनी नियति को कुछ इसी प्रकार का मान ली थी और अब एडजस्ट करना सीख ही रही थी कि एक दिवाली का अवसर आता है, सन 2016 या 17 की दिवाली। उसकी एक सहेली इस गांव में आती है। इस सहेली का नाम था रेखा। रेखा के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी और माता पिता की मृत्यु के बाद वो सब छोड़ छाड़ के, गांव को छोड़ के शहर चली गई थी। तो रेखा गांव में आती है। गांव में सिर्फ और सिर्फ रेखा के दादाजी और दादी जी रहते थे, जो काफ़ी बूढ़े थे। तो गीता रेखा से मिलती और बोलती कि तू कैसे आई, मुझे लगा नहीं था कि कभी तू आएगी। रेखा से गीता को मिलके बहुत अच्छा लगता है और जब ये डिटेल में उससे जानने की कोशिश करती है कि तू क्या करती है, कहाँ रहती है, तब रेखा गीता को बताती है कि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और लोगों के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ और महीने के लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये कमाती हूँ। ये 10 से 12 हज़ार सुनकर गीता के कान खड़े हो जाते हैं कि रेखा तूने तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो बिल्कुल मेरी ही तरह थी, तो फिर तू 10-12 हज़ार कैसे कमा सकती है? इतना तो शायद मेरे पति भी नहीं कमाते थे। तो फिर रेखा टॉपिक निकलता है तो पूछती है गीता से कि पति से ज़्यादा है तेरा पति कहाँ पे है और तेरी ऐसी लाइफ क्या है? तो ये सारी कुछ बताती है कि मेरे साथ इतने सालों में क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये सुन के रेखा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। रेखा गीता के बच्चे से मिलने की बात करती है, तो गीता रेखा को अपनी बच्ची के पास लेकर जाती है। जब रेखा गीता की बच्ची को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि गीता की ये जो बेटी है वो कुपोषित है। कुपोषित मतलब आप समझते हैं, एक तरह की बीमारी होती है जो कम उम्र के बच्चों को होती है, जो मतलब बहुत दुबले पतले होते हैं और विकसित नहीं हो पाते हैं, तो उसको बहुत दुख होता है। तो गीता को रेखा बोलती है कि तू अपने बच्ची को कहीं दिखाती क्यों नहीं है?
तो गीता बोलती है कि मैं कैसे दिखाऊंगी, मेरी ज़िंदगी ऐसी है वैसी है, पैसे भी नहीं है, मैं सिर्फ घर का झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का काम करती हूँ। तो रेखा कहती है कि यार ऐसी लाइफ जी के मतलब क्या है, तू मेरे साथ शहर में चल, वहीं पे काम कर लेना, खाना वाना बनाना आता है। तो ये कहती है यार 10 साल की उम्र से खाना बना रही हूँ, पहले अपने घर में और अब पति के घर में, तो उससे अच्छा तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो रेखा बोलती है गीता तू मेरे साथ चल, दिल्ली में लोगों के घर पे खाना बनाना बहुत पैसा कमाएगी, खाने में तो बहुत पैसा मिलता है। ये बोलती है कि चलना तो चाहती हूँ क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो शायद बेटी का इलाज भी हो पाएगा, कमाऊँगी धमाऊँगी तो, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे जाने नहीं देंगे ऑब्वियसली। जाने देना होता तो मुझे मेरे पति के पास भेज देते, जो अभी पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये बोलती है बता मत घर पे, भाग जा, ऐसी जिंदगी जी के करेगी क्या, तुझे क्या सुख मिल रहा है, ना अपने मायके में कोई सुख मिला ना ससुराल में सुख मिला है, तेरी बेटी की भी ऐसी हालत हो गई है, अपने लिए तो जी के देख थोड़ा, बहुत अच्छा लगता है, मैं भी तो जी रही हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, दादा दादी से मिलने के लिए देख इतने साल बाद आई हुई हूँ। तो ये सोचती है कि सही तो कह रही है, भाग चलती हूँ। दिवाली के तीसरे दिन, तीसरी रात, मतलब दिवाली में ये लड़की आई हुई थी ना रेखा, तो दिवाली की तीसरी रात ये रेखा के साथ ट्रेन पकड़ती है और अपनी बेटी को लेकर फरार, गांव से गायब। अपने पास मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, इसके पास था ही नहीं कुछ भी ऐसा साधन कि कोई इससे कांटेक्ट कर पाए। अब वो शहर पहुंची दिल्ली में, तो देखती है कि वो जो लड़की है रेखा ऑलरेडी 3-4 लड़कियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है, और वो तीनों चारों लड़कियां यही काम करती है। कोई कहीं पे मजदूरी करने के लिए जाती है, ईंट पत्थर उठाने के लिए, तो कोई कंस्ट्रक्शन के काम में जाती है, तो कोई खाना बनाने जाती है, मतलब ये सारा वो काम कर रही थी। उसके जो रेखा की रूममेट्स थी, तो ये भी एक रूममेट बन गई है। अब यहाँ पर रहते हुए इसे 1 हफ्ता हो गया, और 1 हफ्ता रेखा इसको भूल ही गई, रेखा अपने काम धंधे में इन्वॉल्व हो गई। तो फिर गीता कहती है कि रेखा देख, मैं इतने दिनों से आई हुई हूँ, तू बता तो मुझे काम, मैं कहाँ कर सकती हूँ, कहाँ पैसे कमा सकती हूँ। तो बोलती है अच्छा अच्छा चल, जिस बिल्डिंग में मैं झाड़ू पोछा करने के लिए जाती हूँ, उसी बिल्डिंग के एक फ्लोर में एक बहुत अच्छी दीदी हैं, उनको खाना बनाने वाली बाई चाहिए, तू खाना बना लेगी और बर्तन धो लेगी। ये बोलती है हाँ हाँ धो लूँगी, चल मैं ले चलती हूँ तुझे, कल तैयार रहना सुबह सुबह। तो अगला दिन होता है, रेखा गीता को लेकर जाती है खाना बनवाने के लिए। तो गीता देखती है कि एक तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, देख के बहुत चकाचौंध हो जाती है। उस बिल्डिंग के 10वें 11वें फ्लोर में रेखा इसको लेके जाती है, दरवाज़ा खटखटाई जाती है, तो एक सुंदर सी लड़की है, एकदम वेल एजुकेटेड दिख रही है और अच्छी खासी लग रही है। हाँ, स्वभाव में बहुत अच्छी है वो लड़की। इस घर को ही देख के गीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि बताओ, ऐसे घर में लोग रहते भी हैं। मुझे तो लगता था ऐसे कोई घर होते होंगे तो उसे सिर्फ सजा कर रखा जाता होगा, वहाँ पे कोई रहते नहीं होंगे। खैर, ये लड़की इतने अच्छे नेचर की थी ना, हाल फिलहाल में इसकी शादी हुई थी, इसे देखकर लग रहा था। वो गीता से बताती है कि देख गीता, बात ये है कि मेरा और मेरे पति का एक मेडिकल स्टोर है, दिन के आधे समय मेरे पति मेडिकल स्टोर में बैठते हैं और आधे समय मैं बैठती हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी घर का काम नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती। अब देख, रेखा ने बताई थी, मुझसे मिली थी नीचे रेखा, उसने बताई थी कि गाँव से मैं किसी न किसी को लेके आऊँगी, और तू जो आई है तो तू अच्छे से खाना बना लेगी कि नहीं हमारा, क्योंकि हम घर पे रहते नहीं, एक तरीके से तुझे घर संभालना है। तो ये बोलती हाँ दीदी मैं संभाल लूँगी। ये वो सारे तनख्वाह वगैरह की बात होती है, गीता को बहुत अच्छा लगता है, और गीता को कह देती है कि कल से आ जाना। कल क्या है कि हो सकता है मैं पहले काम पे जाऊँ और मेरे पति घर पर रहे, तो तू आना। और फ्रिज व्रिज दिखा देती है गीता को, ये लड़की अपने घर का फ्रिज व्रिज सब कुछ दिखा देती है और बताती है कि यहाँ से निकाल विकाल के चीज़ें बना देना। ये बोलती है ठीक है दीदी। खुशी खुशी ये अब रेखा के साथ घर चली जाती है और अगले दिन का इंतज़ार करने लगती है। अब जैसे ही अगले दिन आता है, सुबह के 9 बजे ये अपने घर से निकलकर इस बिल्डिंग में पहुंचती है दीदी के घर में खाना बनाने के लिए। गीता जैसे ही दीदी के घर का दरवाज़ा खटखटाती है, तो जो दरवाज़ा खोलता है वो एक आदमी था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गीता का पति था। अपने पति को इस घर में देखकर इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। लगातार गीता के आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब उसका पति गांव वाला आदमी नहीं बल्कि शहर का एक अमीर आदमी दिख रहा था। इसको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, वो बेहोश जैसी हो गई थी। लेकिन उसके पति ने उसको संभाला, अंदर बैठा के पानी दिया, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया और बताया कि अभी से कुछ ही समय पहले अनीता से शादी हो चुकी है, उसके साथ मैं यहाँ पर अच्छी खासी जिंदगी काट रहा हूँ। अनीता एक अमीर घर की लड़की थी। हमेशा से मेरा सपना था कि मैं एक मेडिकल स्टोर खोलूँ, और मुझे जब एक ऐसी लड़की मिली
जिसका खुद का मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा काम है। तो मैंने उससे बातचीत करना शुरू किया और एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि अनीता मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब वो मेडिकल का धंधा सिर्फ अनीता और उसके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं भी अब उनका हिस्सा बन चुका हूँ। और तेरे से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि तू जैसी ज़िंदगी में आई है मेरे, वैसी ही वापस निकल जा और कभी इस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर मत देखना। मैं जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ था मुझे मिल चुका है। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है क्योंकि उसकी ये नियति थी। तेरे घर वालों ने तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, तू ऐसे ही रहेगी क्योंकि तेरी नियति ये थी। गीता को वहाँ पे बहुत रोना आता है अपनी कुपोषित बच्ची को लेकर। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कुपोषित बच्ची को लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। आने वाले 10 दिनों तक वो नॉन स्टॉप कमरे में सिर्फ रोती रहती थी। कमरे की बाकी लड़कियों से समझाती थी, संभालती थी। धीरे धीरे करके घाव भर गए और फिर इसने दूसरे घरों में काम करना शुरू कर दी। वहाँ पे कुछ समय तक काम करी और फिर वो दिल्ली छोड़ के मुंबई आ गई और मुंबई में भी खाना बनाने का काम करने लगी। लगभग अभी महीने के 25,000 रुपये कमाती है। और गीता मेरे घर पे खुद कुक थी। जी हाँ, जब मैं मलाड तरफ रहता था तो घर पे खाना बनाने के लिए आती थी। और एक दिन गीता ने ये मुझे बताई थी। कभी आप लोगों को ये सब कुछ बताने का अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि पहले हम इस तरह के वीडियो नहीं करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से जब मैंने समाज को जागरूक कर देने वाले वीडियो बनाना शुरू किया इस चैनल में, तो सोचा कि गीता की कहानी मुझे सुनाना चाहिए। नाम बदल के ही सही, लेकिन सुनाऊंगा तो थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इस कहानी से बहुत सारे लोगों को ये सीख मिलेगी कि एजुकेशन सचमुच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लड़का और लड़की में कभी भेदभाव नहीं करना। जिस नज़र से आपने लड़के को पाले हैं उसी नज़र से लड़की को पालना, वरना आप जाने अनजाने किसी अपने के ही ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसी एक नोट के साथ अब इस वीडियो का अंत करते हैं। इम्पैक्ट पड़ा है, मन में अच्छा लगा है ये वीडियो तो शेयर ज़रूर करना ताकि अच्छी अवेयरनेस फैल सके, और साथ ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में अगले हफ्ते मिलना मत भूलना, जहां पर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।